हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं जिसमें कि आपका रहेगा HPG के रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा और इंग्लिश का ग्रामर रहेगा। तो तीनों जो सेट जो आपस में इसमें मिक्स रहेंगे। बाकी आपको पता है जी वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि पुलिस की भर्ती के फॉर्म भरने स्टार्ट है 31 अक्टूबर को इसकी जो वो लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी अपने फॉर्म फिलअप नहीं करे वो अपने फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है जैसे 30 और 31 अक्टूबर को आपकी साइट बिजी हो जाती है, ठीक है। तो कभी कभी फॉर्म जो फिल नहीं हो पाते, तो आप सारे जो है अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। बाकी मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड होते हैं और आप टाइम टू टाइम मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। बाकी जो भी हो सकता है वो आपके लिए करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मृकुला देवी का मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मृकुला देवी का मंदिर जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, कुल्लू में या लाहौल स्पीति में। तो मृकुला देवी का मंदिर जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति में आपका स्थित है ये मृकुला देवी का मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगलामुखी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में। तो बंगलामुखी का मंदिर सबको पता है ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमठ जो ये कहाँ पर स्थित है। तो कीमठ जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये लाहौल में है, केलांग में है, काजा में है या फिर स्पीति में है। तो कीमठ जो आपका ये फेमस मठ और ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति में स्थित है, ठीक है। स्पीति लाहौल और स्पीति दोनों आपस में अलग अलग है, तो ये जो वो स्पीति में स्थित है आपका कीमठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताबो मठ किस जगह पर स्थित है। तो ताबो मठ जो वो लाहौल में है, केलांग में है, काजा में है या फिर स्पीति में है। तो जो आपका ताबो मठ है वो काजा में स्थित है। काजा में पड़ता है आपका ताबो मठ। काजा जो ये भी आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहाड़ी चित्रकला जो है इसके पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये आपके OC होंडा थे, किशोरी लाल वैद थे, शांता कुमार थे या फिर लालचंद प्रार्थी। तो पहाड़ी चित्रकला जो पुस्तक के लेखक थे आपके वो थे किशोरी लाल वैद, ठीक है। किशोरी लाल जो वैद थे ये आपके पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कुल्लू देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो फेमस पुस्तक है ये कुल्लू देश की कहानी। तो इसके लेखक जो थे OC हांडा थे, किशोरी लाल वैद थे, शांता कुमार थे और लालचंद प्रार्थी। तो जो लालचंद प्रार्थी थे, लालचंद प्रार्थी ये कुल्लू देश की कहानी के पुस्तक के लेखक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गांगुल सियालवेही वन्य जीव अभयारण्य जो वो किस जिले में स्थित है। तो गांगुल सियालवेही वन्य जीव अभयारण्य जो वो चंबा में है, कांगड़ा में है, शिमला में या मंडी में है। तो गांगुल सियालवेही जो वन्य जीव अभयारण्य है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपका गांगुल सियालवेही वन्य जीव अभयारण्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो वो चंबा में है, कुल्लू में है, शिमला में या लाहौल स्पीति में है। तो ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो वो स्थित है। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो आपका ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बला घाटी किस जिले में स्थित है। तो बला घाटी जो एक उपजाऊ घाटी है, तो ये कुल्लू में स्थित है, बिलासपुर में स्थित है, सोलन में या मंडी में। तो बला घाटी जो वो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो वो ये स्थित है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी आपकी बला घाटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतधारा झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सतधारा झरना जो ये चंबा में है या फिर कांगड़ा में है या फिर शिमला में या कुल्लू में है। तो सतधारा झरना जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके HPGK के 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन होंगे और इसके बाद जो आपका इंग्लिश सेशन जो वो स्टार्ट होगा, जिसमें कि एंटोनिमस सिनोनिमस रहेंगे आपके और पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन जो वो रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो वो किस लिपि में हुआ है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो वो शारदा लिपि में हुआ है, खरोष्ठी में हुआ है, कुटिल में हुआ है या ब्राह्मी में हुआ है। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास जो है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। अब हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, IMP क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका जो आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ आपका ब्राह्मी लिपि में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतवर्ष में आप हिंदी को किस भाषा में रखेंगे। तो भारत भाषा में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। तो ये इसको राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में या तकनीकी भाषा में। तो हिंदी भाषा में जो आप जो रखेंगे इसको रखेंगे आप राजभाषा के रूप में, क्योंकि राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती हो। ठीक है। लेकिन हिंदी जो वो कहीं कहीं पे बोली जाती है, भारत में सब जगहों पे नहीं बोली जाती है। तो भारतवर्ष में आप हिंदी को कौन से वर्ग में रखेंगे, इसको राजभाषा में रखेंगे। ठीक है। और ऊपर से संविधान में इसको कब अपनाया गया था। तो संविधान में जो हिंदी भाषा को कब मनाया गया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो संविधान में अपनाया गया था इसको 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को जब इसको संविधान में जब अपनाया गया था। तो भारतवर्ष में आप हिंदी को रखेंगे राजभाषा के वर्ग में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो अपादान कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या करण कारक है। तो आपको पता है इसमें बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, से विभक्ति आई है। तो एक तो इससे विभक्ति आती है आपकी अपादान कारक में और एक आती है आपकी करण कारक में। तो जहाँ पे अपादान कारक होगा वहाँ पर जब से विभक्ति आती है वो आती है आपकी अलगाव के लिए। जहाँ पे अलगाव हो रहा होता है वहाँ पे आपके से विभक्ति और दूसरी आती है आपके साधन के लिए, करण में आती है आपके साधन के लिए। तो बच्चों को पढ़ाने से क्या करने से, पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ अलगाव हो नहीं रहा है। तो पढ़ाने का साधन क्या मतलब ज्ञान है, ज्ञान बढ़ता है ना। पढ़ाने से मतलब साधन है, पढ़ाना जो यहाँ पे साधन के रूप में यूज हुआ है। तो बच्चों को पढ़ाने से जो वो ज्ञान बढ़ता है, तो ये करण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपादान का आपको बताया कि एक तो अलगाव के लिए, एक भय के लिए और एक तुलना के लिए। जहाँ भी ये तीनों चीज़ें हो रही हो वहाँ पे आपका जो कारक यूज़ होता है वो अपादान कारक जो वो यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। तो वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, वो अवधी है, ब्रिज भाषा है, खड़ी बोली है या देवनागरी है। तो वर्तमान में जो हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है आपकी खड़ी बोली। खड़ी बोली जो वो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। तो तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है, कर्मधारय होता है या फिर अव्ययी भाव होता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो होगा आपका द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है आपका कि कारक विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है। कारक विभक्तियाँ होगी। कर्मधारय में जो पहला पद होता है वो क्या होता है, विशेषता बताता है। ठीक है। और अव्ययी भाव क्या होता है, जिसमें आपका यथा, प्रति, निर्भर ये सारे प्रत्यय आते हैं, वहाँ पे आपके जो होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। इसमें क्या होता है कि पहला पद जो वो प्रधान होता है अव्ययी भाव में, प्रथम पद जो वो प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास होता है आपका द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानन, कठिन, भयंकर, भारी, घोर, गांव, हिमबारी, बिहारी में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, कानन आ गया, कठिन आ गया, भयंकर भ आ गया, बिहारी आ गया, घोर आ गया, गांव, हिमबारी, बिहारी। ठीक है। तो जहाँ पर आपकी जो शब्द की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो, ठीक है, किसी वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती हो वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ पर कोई शब्द बार बार दोहराया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिमस ऑफ अबोलिश। अबोलिश का सिनोनिमस बताएंगे आप। अबोलिश होता है समाप्त करना, ठीक है, समाप्त करना या नष्ट कर देना, ठीक है, समाप्त कर देना। तो इसका जो आप क्या बताएंगे, सिनोनिमस बताएंगे। तो इस्टेब्लिश होता है स्थापित करना, क्रिएट भी इसका सिनोनिमस हो जाएगा, रिस्टोर भी कोई चीज़ रिस्टोर करनी। लेकिन एब्रोगेट जो होता है इसको होता है बाहर कर देना, या कोई चीज़ को उसको इसको समाप्त कर देना। इसका जो एबोलिश है इसका जो एप्रोप्रिएट सिनोनिमस हो जाएगा एब्रोगेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिमस ऑफ ब्रॉड। ब्रॉड क्या होता है, विस्तृत करना, विस्तार करना किसी चीज़ का। तो इसका आपने सिनोनिमस बताना है, ठीक है। नैरो क्या होता है, तंग होता है। कन्फाइड जो होती है, कन्फाइड प्लेस मतलब तंग जगह हो जाएगी। रिस्ट्रिक्ट होता है किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना। लेकिन एक्सटेंसिव क्या होता है, बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो एक्सटेंसिव जो इसका जो हो जाएगा सिनोनिमस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिमस ऑफ ओरिजिनल। इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल क्या होता है आपके आदिवासी। ओरिजिनल बोलते हैं आदिवासी को। तो इसका प्रिमिटिव होता है विलेजर जो होता है वो होता है। ओरिजिनल जो होता है जो ये भी इसका जो हो जाएगा सिनोनिमस होगा एंशिएंट। आप सबको पता है कि प्राचीन जो होता है वो एंशिएंट बोलते हैं। और अप टू डेट, अप टू डेट होता है मतलब मॉडर्न, ठीक है। तो मॉडर्न ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिमस हो जाएगा। बाकी ये तीनों इसके सिनोनिमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिमस ऑफ ब्रूटल। ब्रूटल क्या होता है, जंगली। जंगली जिसको आप बोलते हैं असभ्य इंसान, ठीक है। तो क्रूअल हो जाएगा, ये भी क्रूअल आदमी होता है। जैसे फेरोसियस ये भी होता है आपका असभ्य या क्रूअल आदमी। बार्बर, ये तीनों जो भी इसका क्रूअल, फेरोसियस, बार्बर इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिमस हो जाएंगे। लेकिन काइंड हार्ट जैसे हम बोलते हैं काइंड हार्ट, तो ये काइंड जो है इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिमस हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस कार इज़ माइन। दिस जो यहाँ पे पूछा गया कि दिस जो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये एडवर्ब के रूप में यूज़ हुए यहाँ पे, एडजेक्टिव के रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में, या प्रोनाउन के रूप में। तो दिस कार लिखा गया यहाँ पे, दिस कार इज़ माइन। माइन जो आपका ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन है। और दिस कार क्या है, नाउन है। और जो नाउन से पहले आ जाता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, नाउन। और ये एडजेक्टिव कौन सा है, ये है आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस कार इज़ माइन, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं। तो दिस जो वो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में जो वो यूज़ हुआ है, क्योंकि नाउन से जो नाउन को डिफाइन करें वो एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ बताइए कि दिस कार, यह कार, तो ये जो वो दिस जो है वो ये किससे पहले आया, नाउन से पहले आया। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव जो वो आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वांट टू प्ले। टू प्ले विच टाइप ऑफ स्पीच। टू प्ले जो वो क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इन्फिनेटिव है, या प्रोनाउन है। तो आई वांट टू प्ले आपको सिंपल सा बताया कि जब दो वर्ब, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दो वर्बों को जोड़ा जाता है तो बीच में टू इन्फिनेटिव का जो वो यूज़ किया जाता है। और ये टू प्ले जो है वो इन्फिनेटिव कैसे है, क्योंकि आई वांटेड, वांट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। आप चाहते हो, क्या चाहते हो ये आगे बताना पड़ेगा। आई वांट टू प्ले, अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो वर्ब तो कभी बनती नहीं है, क्योंकि प्ले क्या है, वर्ब है। तो इसके साथ टू प्ले लगाना पड़ता है और वो बन जाता है आपका इन्फिनेटिव। मतलब ये काम कर रहा है यहाँ पे नाउन के रूप में, ठीक है। इन्फिनेटिव जो ये इसको नाउन बोला जाता है। तो नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, हमेशा नाउन, ठीक है। तभी इसको इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ हुआ, वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री। एट द ट्री हो जाएगा, ऑन द ट्री, ऑफ द ट्री, या इन द ट्री। तो वर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, क्योंकि पेड़ के अंदर बैठे कहीं देख नहीं रहा। लेकिन ऐसा होता है कि वर्ड्स आर सिटिंग डैश ब्रांच ऑफ द ट्री, तो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल बोला कि बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मनी डू यू वांट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ मैनी आ जाएगा, हाउ मच आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा, नन। तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच मनी। हाउ मच मनी डू यू वांट। मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है आपका मनी। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप मच का यूज़ करते हैं, और काउंटेबल नाउन के साथ आप मैनी का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो हाउ मच मनी डू यू वांट, मनी जो वो अनकाउंटेबल नोन है तो यहाँ पे मच का यूज़ जो वो होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो इसमें जो है कौन सा आपका ये टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इट हैड बीन सिंस रेनिंग, जहाँ पे यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया गया, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो जहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया जाता है वो कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हैड बीन लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। 20 में से आउट ऑफ आपके कितने करेक्ट हुए अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।